ठीक है, सबके वीडियो ऑन कर लीजिए और मैं शुरू कर रहा हूँ। एक तो चलिए मैं बात शुरू करूं। मेरी आवाज सब तक आ रही है क्या? जी सर। जी सर। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए, विगत कक्षा में हम लोगों ने, मैं बहुत संक्षेप में बात रख रहा हूँ, ये समझा था कि शोध क्या है और क्या नहीं है। यदि आपको ये ध्यान हो तो मैंने उन्हीं बिंदुओं पे चर्चा की थी कि शोध क्या है और क्या नहीं है। इस चर्चा करते समय मैंने आपको वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठता की बात की थी या विषय निष्ठता की बात की थी कि वस्तुनिष्ठ किसको कहते हैं, विषय निष्ठ किसको कहते हैं। और शोधार्थी के लिए जो विषय निष्ठ है वह भी उसके लिए विषय निष्ठ नहीं, उसके लिए वस्तुनिष्ठ हो जाता है। जैसे बहुत सारे शोधार्थी यदि वह अध्ययन कर रहा है, मान लीजिए कि स्वाद का, बहुत छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ कि स्वाद का अध्ययन कर रहा है, तो वो मान लीजिए अमरूद के स्वाद के बारे में लोगों से सर्वेक्षण करता है। तो वो अमरूद कैसा होता है तो उसको मीठा लगा, खट्टा लगा, कड़वा लगा, कसैला लगा, वो उसके लिए वह केवल एक तथ्य है, ये विषयनिष्ठ तथ्य है। अमरूद कैसा है एक तो पहली बात, दूसरा किस व्यक्ति को कैसा लगा, ये अलग अलग तथ्य हैं। अगर आप सर्वेक्षण करते हैं तो यानी अमरूद का स्वाद प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह उसका स्वाद भिन्न भिन्न होगा। लेकिन बोलते समय हम केवल अपने आधार पर बोल देते हैं कि अरे अमरूद तो बड़ा लिबलिबा होता है और स्वादहीन होता है। अब ये मेरा अपना हो सकता है या मैं बता रहा हूँ अमरूद के बारे में और हमने कच्चे अमरूद खाए हैं और हरे अमरूद खाए हैं, मीठे लगते हैं खाने के बाद, वो मेरी मस्तिष्क में है, तो हम बताते हैं कि अरे अमरूद तो बड़ा बढ़िया होता है और कच्चा होता है तो बहुत आनंददायी होता है। अब ये एक तथ्य है, ये मेरा, और इसी आधार पे हम लगते हैं बोलने। यानी केवल और केवल अपनी धारणा पर बोलना यह शोधार्थी के लिए मनाही है। यह एक तथ्य विषयनिष्ठ तथ्य है। लेकिन जब शोध करने आदमी निकलता है तो यह विषयनिष्ठ तथ्य भी शोधार्थी के लिए, जब कहते हैं कि शोधार्थी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, तो पूर्वाग्रह से मुक्त होने का आशय ही है कि दलित विमर्श में मैं लिख रहा हूँ, स्त्री विमर्श में मैं लिख रहा हूँ, या मैं किन्नर विमर्श पे लिख रहा हूँ, तो यदि किन्नर होने के नाते मैं शोध कर रहा हूँ, दलित होने के नाते मैं शोध कर रहा हूँ, मैं स्त्री होने के नाते शोध कर रहा हूँ, तो मेरी अवधारणा उससे चलेगी, उससे संतुलित होगी या उससे निरूपित होगी, यह शोधार्थी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मेरी बात को आप समझ गए। यानी शोधार्थी के लिए जो एक आत्मनिष्ठ तथ्य है यह भी वस्तुनिष्ठ तथ्य होता है। इसलिए शोधार्थी को पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। पहली बात कि पूर्वाग्रह से मुक्त अगर नहीं हो सकता तो सच्चे मायनों में शोधार्थी नहीं हो सकता है। इसलिए एक लेखक या कोई भी, मैं जैसे हूं या कोई भी है, एक जब लेख लिखता है तो वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, अपनी पसंद नापसंद को अभिव्यक्त करता है, यह उसका अपना पक्ष है। लेकिन अगर शोधार्थी हूं मैं
या मैं एक जिसको कहिए कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो ये मेरा पक्ष बिल्कुल नहीं होगा। मेरी पसंदगी नापसंदगी ताखे पर रखी होगी, वो यहाँ काम की चीज नहीं है। फिर मैं कहूँगा कि मैंने 100 लोगों से पूछा है और 100 लोगों ने इस अमरूद के बारे में ये बताया कि अमरूद मीठा होता है, या किसी ने ये कहा मैं मोबाइल मेरे पास है, मैं अभी आधे घंटे बात कराता हूँ, मैं जरा क्लास ले रहा हूँ। जी प्रणाम। ठीक, प्रणाम है, कोई ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होगा कि मैं किसी भी, चाहे वह तथ्य आत्मनिष्ठ हो या तथ्य वस्तुनिष्ठ हो। देखिए, मैं आपको पिछली कक्षा में, पिछले व्याख्यान में तथ्यों के बारे में बताया था कि कौन सा तथ्य वस्तुनिष्ठ होगा और कौन सा तथ्य आत्मनिष्ठ होगा। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है, ये आत्मनिष्ठ, विषयनिष्ठ, इसकी सत्यता विषय में है, इसकी सत्यता वस्तु में नहीं है। यानी कि अमरूद मीठा होता है कि क्या होता है, ये अमरूद क्या जाने, अमरूद को नहीं पता है, ये हम बता रहे हैं, अमरूद खाने वाला बता रहा है। यानी हमारी इंद्रियां बता रही हैं, और इंद्रियों को, जो इंद्रियों के जो पक्ष में लोग होते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं कि ये विषयासक्त हैं, विषय में आ सकते हैं। तो इंद्रियों के विषय के लिए विषय शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए इनको कहते हैं विषयासक्त। ठीक है, तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि अमरूद क्या होता है, ये वो मीठा है कि खट्टा है कि क्या है, ये आत्मनिष्ठ सत्य या विषयनिष्ठ सत्य ये है, वो जो भावक है, जो उसका खाने वाला, स्वाद लेने वाला है, वो बताता है। और जितने स्वाद लेने वाले होंगे उतने अपनी इंद्रियों के आधार पर बताएंगे, इसलिए इसकी सत्ता विषयनिष्ठ सत्ता है, आत्मनिष्ठ सत्ता है। लेकिन अमरूद में शुगर है कि नहीं, चीनी है कि नहीं, ये कच्चा अमरूद है तो नहीं है। और अमरूद में उसमें बीज है कि नहीं, ये चाहे जितने लोग देखेंगे वो सब बताएंगे है या नहीं है। बोलिए। अभी नहीं, बाद में, जरा क्लास चल रही है। ठीक है, तो ये जो सत्य, यानी कि जो तथ्य सभी की इंद्रियां एक बताएं, यानी जिसकी सत्ता वस्तु में है, वो वस्तुनिष्ठ सत्ता है। और जिसकी सत्ता इंद्रियों के विषय में है, यानी जितने भावक, जितने दर्शक, जितने देखने वाले, जितने उसके बारे में अनुभव करने वाले, वो अलग अलग बताएं, ये विषयनिष्ठ सत्य। तो मैं अभी जब आपको बता रहा था कि जब हम बात करते हैं शोधार्थी के नाते, यानी अब आप समझ लीजिए कि आपको तय करना है कि आप शोधार्थी हैं कि नहीं। यदि आप शोधार्थी हैं तो इसलिए आपका जो विषयनिष्ठ पर्यवेक्षण है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन आपका, आप ये समझ लीजिए कि यू आर ओनली वन ऑब्जर्वर, देयर शुड बी मेनी ऑब्जर्वर। और एज ए सिंगल ऑब्जर्वर जो आप ऑब्जर्व करते हैं, जो आप पर्यवेक्षण करते हैं, वह पर्यवेक्षण ये आत्मनिष्ठ है और इसकी कोई महत्ता नहीं है। इसलिए शोधकर्ता के नाते जो विषयनिष्ठ सत्य है उसका कोई महत्व नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो मूल विषय आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए लेखक के रूप में, एक लेखक के रूप में हम अपनी अवधारणाओं के आधार पर बात कर सकते हैं, हम अपने पर्यवेक्षण के आधार पर बात कर सकते हैं,
हम अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग के आधार पर बात कर सकते हैं, लेकिन शोधकर्ता के नाते हमारी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात नहीं होगी, हमारे अपने पर्यवेक्षण की बात नहीं होगी। यानी कि हमारा जो जिसको आपने विषयनिष्ठ सत्य कहा, जिसको आपने वस्तुनिष्ठ सत्य कहा और दो अलग अलग रूपों में बांटा, अब आप समझ सकते हैं कि शोधकर्ता के लिए आत्मनिष्ठ या विषयनिष्ठ सत्य भी वस्तुनिष्ठ सत्य हो जाता है। वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ उसको देखता है। इसलिए शोधकर्ता के नाते हम सबकी भूमिका भिन्न रहने वाली है। एक लेखक के रूप में भूमिका हमारी भिन्न रहने वाली है। लेखक के रूप में हमारी प्रतिभा जिम्मेदार होगी। हम कितने प्रतिभाशाली हैं, हम कितना सृजनात्मक लेखन कर सकते हैं, यह एक लेखक के रूप में इसकी ये प्रतिफलित करेगा। यानी हम कितने अच्छे लेखक हैं, यह हमारी सृजनात्मक प्रतिभा का प्रतिफल होगा। लेकिन हम कितने अच्छे शोधकर्ता हैं, ये हमारे सृजनात्मक प्रतिभा का प्रतिफल नहीं है। अगर यह होता तो आप में से जितने लोगों को शोध में एडमिशन दिया गया है, सबसे कहा जाता कि जरा एक कहानी लिखो, एक कविता लिखो, और जिसकी कहानी अच्छी होती उसको टॉप नंबर पे रखते और उसका एडमिशन हम कराते। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए। यानी आप समझ गए कि एक लेखक की भूमिका भिन्न होती है, एक शोधकर्ता की भूमिका भिन्न होती है। शोधकर्ता के लिए, शोधार्थी के लिए जो आत्मनिष्ठ सत्य है वह भी वस्तुनिष्ठ सत्य है, और वो जो आत्मनिष्ठ सत्य है वो केवल अपना आत्मनिष्ठ सत्य नहीं लेता, उसके पर्यवेक्षण में, उसके ऑब्जर्वेशन में सबके सत्य समाहित होते हैं। और यानी यहाँ पर सत्य की बात नहीं होती है, यहाँ पर तथ्य की बात होती है। और जो मैं पहले आपसे बताया था कि यहाँ पर शोध तथ्यों का खेल है, शोध तथ्यों का खेल है। शोध भावों का खेल नहीं है। शोध में भाव भी एक तथ्य है, शोध में एक विचार भी तथ्य है। ये हमको समझना पड़ेगा। यानी विचार और भाव, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, क के विचार अलग हो सकते हैं, ख के अलग हो सकते हैं, ग के अलग हो सकते हैं, लेकिन एक शोधकर्ता के नाते इसको रेफर करना पड़ेगा कि क का विचार ये है, मेरा विचार ये है, ख का विचार ये है, ग का विचार ये है। इसलिए क ख ग घ से लेकर के अंग तक के विचारों में इतने 5 के विचार ये हैं, 9 के विचार ये हैं, 7 के विचार ये हैं, 6 के भाव ये हैं, 5 के भाव ये हैं, 8 के भाव ये हैं। यानी यहाँ पर तथ्यों का खेल है। इसलिए शोध अपनी अवधारणा में आप ये कह सकते हैं कि यह तथ्यों का खेल है। यहाँ पर विचार और भाव जो शुद्ध रूप से आप कहते हैं कि ये अंतर मतलब विषय निष्ठ होते हैं, वह भी विषयनिष्ठ भी एक तथ्य हो जाता है। और वहाँ पर हमें पूरे विचार और भावनाओं को या जानकारियों को या सूचनाओं को, ये सब सूचनाएं हो जाती हैं, सब ये तथ्य हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हमको शोध की अवधारणा को बहुत ठीक ठीक समझना चाहिए। यदि आप ठीक ठीक नहीं समझेंगे तो आप शब्दों की लफाजी करेंगे, वागजाल के शिकार होंगे, और इतना ही नहीं, आप शोध नहीं करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ,
आप अपनी बातों को थोपेंगे, आरोपित करेंगे, और आप अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग को आप ऊपर लाएंगे और बात रखेंगे। और ये एक प्रकार की, ये समझिए कि शोध के साथ चोरी है, क्योंकि आप पूर्व धारणा से ग्रसित होंगे। इसलिए आप समझ गए होंगे कि शोध किसको कहते हैं। शोध जिज्ञासाओं का समाधान है, शोध अन्वेषण है, शोध खोज है, शोध अनुसंधान है, लेकिन शोध इन सबसे ऊपर है। अगर अभी आप आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बात बताई शोध के बारे में, यदि आप अपना आरोपण करेंगे तो क्या आप बता सकते हैं? मैंने आपसे कहा था कि शोध, पूर्व कक्षा में, कि शोध नियमों का अनुसंधान है, नियमों की खोज है, और वो सर्वसामान्य नियमों की खोज है। तो क्या सर्वसामान्य नियम, क्या सर्वसामान्य नियम आप स्थापित कर पाएंगे? जब सर्वसामान्य नियम आप स्थापित नहीं कर सकते तो आप अपनी बातों को दूसरे के ऊपर थोप रहे, फिर आप शोधार्थी नहीं हैं। इसलिए आप, जब आपने कहा कि सामान्य नियमों की निष्पत्ति नए तथ्यों या सिद्धांतों की खोज, देखिए भले आप सिद्धांत न खोज पाए, नए तथ्य खोज लें, हो सकता है आगे आने वाला जो रिसर्चर है वो आपके द्वारा खोजे गए तथ्यों के आधार पर योगदान करते हुए सिद्धांत खोज ले। यानी कि आपका शोध और दूसरा जो आप में कमी रह गई उसको आधार लेकर के उसको काम को आगे बढ़ा करके दूसरे शोधकर्ता ने नए सिद्धांत को निर्मित कर दिया। तो आपने ये देखा कि जो शोध है वो केवल एक व्यक्ति का शोध नहीं। एक व्यक्ति ने तथ्य खोजा, दूसरे व्यक्ति ने कुछ और तथ्य खोजा उससे संबंधित, तीसरे व्यक्ति ने कुछ और तथ्य खोजा, चौथे व्यक्ति ने कुछ और तथ्य खोजा, पांचवें व्यक्ति ने इन चारों तथ्यों के आधार पर एक नया सिद्धांत खोज दिया। तो आपने ये देखा कि आप एक खोज में, शोध में एक कड़ी हैं, शोध में एक कड़ी हैं। इसलिए शोध के बारे में कहते हैं कि शोध क्या है, तो शोध एक चेन रिएक्शन है, एक श्रृंखला क्रिया है। इस वाक्य को नोट कर लीजिए, समझिए, ये बड़ा ही मीनिंगफुल इस सेंटेंस है, बहुत ही ये अर्थ ध्वनित करने वाला वाक्य है कि शोध एक श्रृंखला क्रिया है। जब हम शोध करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हम सीधे सीधे जाकर के एक सामान्य नियम आविष्कृत कर लेते हैं और यह सामान्य नियम को स्थापित कर देते हैं और जो सर्वसामान्य हो जाता है। ऐसा नहीं होता। इन सर्वसामान्य नियम तक पहुंचने में मेरे जैसे कई शोधकर्ताओं का योगदान होता है, और तब जाकर के, जैसे साहित्य में विज्ञान जैसा शोध नहीं होता है, लेकिन आप देखिए कि बिल्कुल विज्ञान जैसा ही शोध इसमें आपको दिखाई दे। आपको लगता होगा कि हम शोध कर रहे हैं तो यानी विज्ञान का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि शोध एक विज्ञान की तरह काम करता है। और इस विज्ञान की तरह कार्य करने का आशय यही हुआ कि शोध केवल मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा एक कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए शोध क्या है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए प्रत्येक शोधकर्ता को कंट्रीब्यूटर कहते हैं। ये उसका अवदान होता है। इसलिए बातचीत करते समय शोध के क्षेत्र में प्रत्येक शोधार्थी एक अवदान करता है और उसमें
में हमको कुछ योगदान करना होता है। इसलिए जब आप शोध का प्रस्ताव बनाते हैं तो आप लिखते हैं कि मेरे इस कार्य से विषय क्षेत्र में क्या योगदान होगा, उस कार्य की महत्ता क्या होगी, उसमें आप नया क्या जोड़ेंगे, इन सारे बातों को लिखते हैं। तो आपने इस वाक्य को जरूर लिखा होगा कि शोध एक श्रृंखला की क्रिया है, शोध कोई स्वतंत्र स्वायत्त क्रिया नहीं है। शोध मैं कर लिया, हमको अपने थीसिस पर डिग्री मिल गई, इसका मतलब नहीं कि मैं ही अकेला हूं। मेरे जैसे अनेक काम करने वालों ने या आपने कुछ इसी तरह के काम करने वाले लोगों को आधार बना करके आपने एक सिद्धांत, एक सर्वसामान्य नियम निगमित कर दिया, तो भी एक बड़ा शोध है। इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पूर्व उस व्यक्ति ने ये काम किया, मेरे पूर्व उस व्यक्ति ने यह कार्य किया, मेरे पूर्व उस व्यक्ति ने यह कार्य किया, यानी कि उन सारे व्यक्तियों ने जो कार्य किया तो आपने सबको संदर्भित किया, आपने उनके किए गए कार्य को उनको श्रेय दिया और आपने उसमें से कुछ नया श्रेय बोलो ला 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 ला। तो वहाँ बता देना कि अभी आएंगे, आज के तारीख है, यहाँ लिखवा के लाया करो, वो इनिशियल करते हैं, ठीक है, बल्कि लेने वाले ठीक है ना। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि शोध श्रृंखला क्रिया है, इसलिए शोध में हम संदर्भ भी देते हैं। शोध में संदर्भ देने का आशय ये है कि दूसरे के दिए गए किए गए कार्यों, दूसरे के द्वारा स्थापित सत्यों, दूसरे के द्वारा अन्वेषित तथ्यों को हम आधार बना करके अपनी बात कहते हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं, आपको बहुत ईमानदारी से दूसरे के कामों को कोट करना चाहिए, उद्धृत करना चाहिए। और अगर आप उद्धृत नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आप साहित्यिक चोरी करते हैं। यू आर ए प्लेगियरिज्म विक्टिम, आप प्लेगियरिज्म के शिकार हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए आप अपने शोध में, अब आप देखिए कि जब आप शोध कर रहे हैं तो ऐसा थोड़े है कि आप बैठे बैठे कल्पना कर लेंगे तो शोध हो जाएगा। कल्पना शोध नहीं है। आप इस पूरी शोध की प्रक्रिया में, जैसे आपने मिट्टी खोदा और मिट्टी खोदने के बाद आपने कहीं पर बाई चांस एक कोई कलश मिल गया, उसमें सोने चांदी भरे हुए मिल गए, तो आपने खोज लिया। ये खोज नहीं है। आपको पता है कि कहीं गड़ा है तो खोजते खोजते आपने खोज लिया, ये खोज नहीं। ये खोज हो सकती है, शोध नहीं। शोध के लिए एक पूरी प्रक्रिया का आश्रय करना पड़ता है, लेना पड़ता है, पूरी प्रक्रिया का आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ये नहीं कहते हैं कि शोध किया, कोलंबस ने शोध नहीं किया, वास्को डी गामा ने शोध नहीं किया। वास्को डी, देखिए कैसे तथ्य को हम न समझने वाले गलत ढंग से व्याख्यायित करते हैं। अगर 1455 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की तो क्या 1455 के पहले कहीं पर भारत गायब हो गया था, हिंद महासागर में तैर रहा था कि उसने खोज करके ला करके सामने ला दिया? ऐसा कहीं नहीं था। उसके पहले 2000-2500 साल पहले आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि यवन यहाँ आते रहे, यानी वहीं के लोग आते रहे। इसलिए उसने भारत की खोज नहीं की। इतिहास पढ़ाने वाले गलत ढंग से पढ़ाते हैं, तथ्यों को ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं करते। पूरी दुनिया के लोग
भारत आना चाहते थे। अब भारत आना चाहते थे तो भारत आने का आकर्षण था, लेकिन भारत के उत्तरी मतलब भारत तो दक्षिणी गोलार्ध या बीच में कह लीजिए, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, ऊपर जो यूरोपीय देश हैं उत्तरी गोलार्ध के, बीच में हिमालय जो खड़ा है उनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द। वो सीधे वहां से अपने देश से चल करके सीधे आ ही नहीं सकते, आएंगे तो बीच में ही निपट जाएंगे। बहुत प्रयास हुआ और समुद्री यात्रा जब अरब सागर से वो करते थे तो अरब लोग बैठे थे, अरब लोग उनको निपटा देते थे, अरबों को पार करके उनको आना पड़ता था। अरब में था क्या, इसलिए अपने वहां जब वो जानते थे अरबों का भारत में आना जाना था, तो जो भी यूरोप के लोगों का भारत की सामग्री से व्यापार था वो अरबों के माध्यम से। पहले अरब लोग यहाँ से ले जाते थे और वहां से वो लोग ले जाते थे। तो इसलिए भारत में जो काली मिर्च, मसाले, कपास, जो चीजें उनके लिए बड़ी जरूरत थी। आप जानते होंगे कि बड़े ठंडे प्रदेश हैं और ठंडे प्रदेशों में जो आवश्यकता होती है गर्म चीजों की, गरम मसालों के लिए हमारे वहाँ गरम मसाला खाएंगे, आप लाल मिर्च खाएंगे तो सोचिए क्या स्थिति होगी सुबह की, किसको याद करेंगे? काली मिर्च को खा लेंगे तो किसको याद करेंगे? तो लेकिन उनके वहाँ ये जो पीपर है, जो काली मिर्च है, या जो गरम मसाले हैं, जो कपास है, ये बड़ी आवश्यकता थी। तो उनको समुद्री मार्ग की खोज की थी। वो खोजते खोजते उधर से घूमते घूमते जब केप ऑफ होप पहुंचे, आपको पता होगा कि जो नीचे है केप ऑफ होप, तो उनको अरे एक विश्वास जगा। और आपको शायद नहीं मालूम होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, बहुत रोचक तथ्य है कि वो दुनिया में सब जगह गए। क्यों? क्योंकि उनके छोटे छोटे टापू देश थे, छोटे छोटे टापू देश, वो समुद्र से ही उनका जीवन यापन चलता था। लेकिन उनके वहां जब क्रांति हुई तो दुनिया के अपने भिन्न टापुओं में आना जाना आवागमन शुरू हुआ, और उस आवागमन के साथ साथ वो दुनिया के भिन्न देशों में निकले और वहां की चीजों को ला करके अपने को समृद्ध किए। उनके पास तो कुछ था ही नहीं। और फिर अब वो अक्ल, जैसे कहते हैं ना कि आप यात्रा पे निकलेंगे तो आपकी ये अक्ल खुलेगी। वो यात्राओं पे गए और भारत में आने की इच्छा उनकी बहुत पहले सदियों से थी कि ऐसा मार्ग ढूंढने जिससे आ सके। कोलंबस भी भारत ही आना चाहता था, कोलंबस भी यही आना चाहता था। इसीलिए देखिए कोलंबस जब निकला था तो उसको गलती हो गई कि वो पश्चिम की बजाय कहाँ आ गया, तो पूरब आ गया। वो जहाँ पहुंचा तो देखा कि कहा अरे मैं तो पहुंच गया, और तब उसने कहा कि ये तो मैं इंडीज आ गया, इंडीज आ गया। आपको पता है इंडीज शब्द सिंधु नदी से बना है, सिंधु को इंडीज कहते थे, और वो कहा कि इंडीज आ गया। लेकिन जब वहां अपने बेड़ा डाला, वो जब सरकारें पैसा देती थी इनको कि तुम जाओ खोज करो और खोज करके पता करो, तो जब वो आया तो इंडीज पहुंचा और देखा कि अरे तो भारत के जब मैं पहुंच गया, लेकिन उसको लगा कि दैट इज नॉट इंडीज, ये तो मैं जैसा सुना था और जैसा मैं चाहता था वो तो नहीं है यहाँ। तो ये हुआ दैट इज नॉट ईस्ट इंडीज, दैट इज वेस्ट इंडीज। फिर लगा दीज आर नॉट इंडियंस, दीज आर रेड इंडियंस। तो वो तो रेड इंडियंस थे, वहां के नागरिक। अब आप देखिए कि अमेरिका में रेड इंडियंस का क्या मतलब, अमेरिका में वेस्ट इंडीज का क्या मतलब। तो ये नाम हुआ, यानी एक गलती की खोजने वाले ने और उसको गलती का एहसास हो गया, यानी एक गैप था, दैट वाज ए गैप। इस गैप का लाभ किसने उठाया? तो वास्को डी गामा ने उठाया, और वो चला तो वो ठीक जगह पे आया। उसने वो गलती नहीं की जो कोलंबस ने की थी। पहुंच गया भारत, इंडीज पहुंच गया वो। जब इंडीज पहुंच गया तो देखिए एक की गलती दूसरे के लिए कैसे बनती है।
खोज जो है वो शोध नहीं था, वो मार्ग का खोज, मार्ग था लेकिन वह हमारे मस्तिष्क में अनावृत था। गैलीलियो ने, ये न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की, शोध नहीं किया। वो खोज क्यों की? कि न्यूटन ने जब बैठा था कि सभी चीजों को खींचती है, एक सामान्य नियम दिया। ये जो सामान्य नियम की खोज है, ये गुरुत्वाकर्षण खोजा उसने। गुरुत्वाकर्षण न तो सेब में था, न धरती में थी, ये खोज मनुष्य के मस्तिष्क में थी। इसलिए मनुष्य को खोजना पड़ता है। मनुष्य के मस्तिष्क में थी, ये प्राकृतिक नियम है। और उससे फिर उसने उसका जो शोध था, वो शोध था ग्रेविटेशनल लॉ का। ग्रेविटेशन तो खोज थी, लेकिन जो शोध था ग्रेविटेशनल लॉ का, कि वो कितना, वो उसका शोध था। फिर उस पर काम करना शुरू किया और काम करते 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 उसने ग्रेविटेशनल लॉ की खोज की। इसलिए जो क्या अभी करना है क्या? ठीक ठीक, हाँ ठीक। तो महत्वपूर्ण विषय ये है जो मैंने आपको बताया कि न्यूटन ने खोजा गुरुत्वाकर्षण, कि गुरुत्वाकर्षण होता है, लेकिन ये शोध नहीं था। शोध क्या था? जो उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए, जो लॉ ऑफ मोशन दिए, मानी गुरुत्व से संबंधित जो उसने भिन्न भिन्न नियम दिए। तो ये जो खोज, यानी अब आप धीरे धीरे खोज और शोध का अंतर समझ रहे होंगे। जो अनावृत है, जो आवृत है, उसको अनावृत कर देना, ये खोज। जो आवृत, जो ढका हुआ है, उसको बाहर ला देना, ये खोज। लेकिन उसके आधार पे, जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी एक विद्यार्थी ने एक तथ्य पता किया, दूसरे विद्यार्थी ने दूसरा तथ्य पता किया, तीसरे विद्यार्थी ने तीसरा तथ्य पता किया, चौथे ने इन तथ्यों को जब एक साथ रखा तो लगा कि तीनों में तो एक नियम काम कर रहा है, उसने ये नियम दे दिया। तो यानी कि इन सबकी खोज के साथ एक आप रिसर्च, जिसको कहते हैं शोध, जुड़ा और उसने एक सामान्य नियम दे दिया। तो वास्तव में शोध जो है सामान्य नियम की खोज है, और खोज से बहुत ऊपर है। खोज उसमें भी है जो तथ्य का अन्वेषण करता है, अन्वेषण। अब आप कहते हैं गवेषणा क्या है? तो गवेषणा भी जो है, देखिए, गो जो है, गो इंद्रियों के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, और ऐषणाएं भी देखिए इंद्रियों की ही ऐषणाएं होती हैं। तो ये जो ऐषणाएं हैं, इन ऐषणाओं के संबंध में जब आप बात करते हैं गवेषणा, यानी इंद्रियां जो जो देखती हैं, वो जो पर्यवेक्षण करती हैं, लिखती हैं, ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्व करती हैं। हमारी आंख देखती है, हमारा नाक सूंघता है, हमारा कान सुनता है, हमारी त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है। और ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों से जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये हमारी गवेषणा है। इस अगर गवेषणा को आप समझ लें, तब आप समझ पाएंगे कि गवेषणा शोध नहीं है, शोध का एक टूल्स है। ठीक है, अनुसंधान, जैसे कहते हैं ना, लक्ष्य का संधान करो, लक्ष्य को भेदो। तो लक्ष्य के पीछे पीछे जाना, उसका अनुगमन करना,
ये अनुसंधान। ठीक है, अब मैं रिसर्च शब्द के बारे में बताता हूं कि रिसर्च शब्द देखिए, यूरोप में 15वीं 16वीं शताब्दी के पहले व्यापक अंधकार था। अभी आपने नाम सुना होगा कोपरनिकस का। कोपरनिकस ने जब बताया कि लोगों को ज्ञान नहीं था कि धरती के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। कोपरनिकस ने जब बताया तो उसको सजा दी गई, उसको फांसी की सजा हुई। क्यों? क्योंकि पोप कहता था, धर्म ग्रंथ कहता था कि धरती के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। लेकिन चूंकि ये बात उसने अनुभव किया और कहा, उसका जो खोज था कुछ इस तरह का खोज नहीं था कि लोग मनवा सके। उसने एक बता दिया था तथ्य, उसने खोजा इस चीज को। लेकिन लोगों ने और जब टेलीस्कोप का निर्माण और आगे सब चीजों को आया, ग्रहों की गति को उसको उसका जो ये समझे गवेषणा की, और गवेषणा करने के बाद अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने की कोशिश किए, अनुसंधान से आगे जब बढ़े तो बढ़ने पर पता लगा कि हाँ ये सत्य। ऐसे ही आर्किमिडीज का आपने नाम सुना होगा। आर्किमिडीज जब रोज तालाब में नहाने जाता था, तो आर्किमिडीज जब नहाने जाता था तो नहाते समय उसको लगा कि वो डूब नहीं रहा है, यानी पानी ऊपर धक्का दे रहा है। ये हमने भी अनुभव किया होगा, बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा, लेकिन किसी को नहीं लगा। तो ये कि पानी भी ऊपर धक्का देती है, एक उत्प्लावन बल उसको उसने कहा, उत्क्षेप कहा, ये खोजा। लेकिन ये खोजा तो उसके दिमाग में जब क्लिक किया तो इस पे काम करना शुरू किया। काम करना जब शुरू किया तो उसके बारे में अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उसने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल दिया, सिद्धांत दिया। ये शोध के बाद वो पहुंचा वहां पर। ठीक है, ये शोधन है। तो मैं 14वीं शताब्दी के पहले मैं बताया कि ये सारी जो खोज है, शोध है, अनुसंधान है, ये यूरोप में 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद वहां दिखाई देता है, वहां शुरू होता है। तो जब उनका ज्ञान जगा, उनको लगा कि वास्तव में अब नई नई चीजें लोग खोज रहे हैं, इसको स्वीकार करना, इसको स्वीकार करने की जब मानसिकता आई, पोप का जो साम्राज्य था, पोप के वो लोग बहुत बड़ा मान लिए थे, जो कहता था तो उसके प्रतिकूल लोग जाते थे तो हैंग टिल डेथ हो जाता था। तो जब यह वातावरण बदला, इस बदले वातावरण में नए नए चीजों को लोग खोजना शुरू किए। इसलिए आप समझ लीजिए कि ये 300-400 सालों की खोज है पूरी यूरोप तो वैज्ञानिक 300 साल पहले बने, हम तो हजारों साल से वैज्ञानिक। तो वो जो परंपरा थी, उस परंपरा में क्या हुआ कि उन्होंने अपने प्राचीन साहित्य को भी, यानी लैटिन साहित्य को भी निकाल करके पढ़ना प्रारंभ किया, यानी अपने पुराने साहित्य को फिर गहन अध्ययन शुरू किया। इसलिए रिसर्च में री मतलब पुनः अध्ययन, ये जो पुनः अध्ययन शब्द आया है ये वहीं से आया। लेकिन वास्तव में ये रिसर्च जो है, पुनः खोजना, ये जो पुनः खोजने की आवृत्ति है, ये वहीं से आई है, यूरोपीय साहित्य में, अंग्रेजी में। हमारे वहाँ जो सर्च है, हमारे वहाँ जो है अनुसंधान है, गवेषणा है, देखिए कितनी बात, मतलब ये छठी इंद्री से भी दिख लेना। हमारे वहाँ तो जब कोई वो नहीं था तो आर्यभट्ट ने बताया, कोई हमारे पास टेलीस्कोप नहीं था, लेकिन आर्यभट्ट ने बताया खगोलीय गतियों के बारे में, तो ये गवेषणा से बताया, हमारे इंद्रियों छठी इंद्री से बताया। ठीक है, तो यहाँ शोध की एक भिन्न प्रणाली है। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि जो शोध है ना,
ये वास्तव में पुनः शोध नहीं है। पुनः शब्द तो केवल इसलिए आया था कि उन्होंने अपने पुराने साहित्य को पुनः खंगालना शुरू किया। जब उनके वहां जागरण हुआ तो अपने बाप दादा की किताब, अपने पुरखों की किताब निकाल करके पुनः पढ़ना शुरू किया। लेकिन जो मूल बात थी, गहन अध्ययन करना शुरू किया, गहन खोज शुरू की। इसलिए रिसर्च जो शब्द है वास्तव में गहन शब्द है, गहन खोज है। और ये गहन खोज की एक पूरी तरह से प्रणाली होती है, एक सिस्टम, एक पद्धति, एक तरीका है। इसलिए ये जो खोज है ना, ये खोज जो शोध है, ये खोज नहीं, खोज से ऊपर जो शोध है, यह शोध एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को जानने के लिए आपकी 6 महीने की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। इस प्रक्रिया से आप अवगत हो। ये आपको कहानी नाटक लिखना नहीं सिखाया जा रहा है। कहानी नाटक लिखना किसी को सिखा भी नहीं सकते। जिसके अंदर नैसर्गिक प्रतिभा नहीं होगी वह नहीं सीख सकता। ये कहानी नाटक नहीं है, यह आपको प्रक्रिया बताई जाती है। और इस प्रक्रिया को अगर आप समझ लेंगे तो इस प्रक्रियागत, यानी शोध क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ निश्चित चरण होते हैं। यानी शोध को जब परिभाषित करेंगे, खोज में नहीं है, खोज बैठे बैठे आप खोज लीजिए, लेकिन शोध में ये नहीं। शोध एक प्रक्रिया है। आप समझिए, जब भी शोध को परिभाषित करेंगे तो कहेंगे कि शोध एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में कुछ निश्चित चरण हैं। उन चरणों का पालन करते हुए हम एक सर्वसामान्य तथ्य तक पहुंचते हैं। यह शोध, ठीक है। तो मैं आज आपको शोध की परिकल्पना और शोध के समानार्थी पर्यायों से आपको अवगत कराते हुए शोध को मैंने बताने की कोशिश की। मैं चाहता हूं कि कुछ कम समय शेष हैं, आप हमसे इस विषय में प्रश्न करें, अपनी जिज्ञासा रखें। तो जिसकी भी जिज्ञासा हो वो अपना माइक वो उसको खोले और अपनी बात रखे। स्मिता, पहले अपना वीडियो ऑन करो। हाँ, बोलो। बोलिए, क्या जिज्ञासा है? किसी और की जिज्ञासा, कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? शिवनारायण, अतुल, किसी का प्रश्न भी है? आविष्कार को कैसे परिभाषित करेंगे? हैं? सर, आविष्कार को कैसे परिभाषित करेंगे? देखो सत्य प्रकाश, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, ये मुझसे छूट रहा था। ये खोज का ही तत्सम शब्द है आविष्कार। जो मैंने आपको खोज बताई, ये आविष्कार जो है वास्तव में ये खोज का या जो शोध का एक प्रायोगिक पक्ष है, एक प्रायोगिक निष्पत्ति है। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आविष्कार, जैसे किसी ने रेडियो का आविष्कार किया, किसी ने टेलीविजन का आविष्कार किया, किसी ने बेतार का तार का आविष्कार किया, तो वो जो है एक प्रकार से प्रायोगिक उसका पक्ष है, या ये कह लें कि सिद्धांतों का एक प्रायोगिक निष्पत्ति है। ठीक है सत्य प्रकाश, मैं समझा पाया हूँ कि नहीं? कम सब जी सर, बिल्कुल समझ गए। और किसी का प्रश्न? शिवनारायण, तुम्हारे पास प्रश्न नहीं है क्या? जी सर, जैसे अभी आपने कोलंबस और वास्को डी गामा के प्रकरण से समझाया, तो
भारत के पक्ष में तो जो वास्को डी गामा ने खोज कहते हैं वो तो समुद्री मार्ग की खोज किया, क्योंकि भारत जो है अन्य देशों से जुड़ा हुआ था, उसकी पहले से खबर थी लोगों को। लेकिन अमेरिका जो है वो तो पूरा एक तरह से वो पूरा कंटिनेंट अलग था, उसकी उसके पहले दूसरे कंटिनेंट से उसका कोई परिचय नहीं था, तो उसे तो खोज कहा जाएगा सर। तो यही तो मैंने आपसे कहा, तो बाई चांस खोज हुई, वो तो खोज निकलने लगा था। वही अपने वहाँ जो मुहावरा है, निकले थे हरिभजन को टन लगे कपास, तो कपास नहीं होती, लेकिन नई चीज खोज हो गई। वो तो आ रहा था इंडीज, चला गया वेस्ट इंडीज, खोज रहा था इंडियंस को, मिल गए रेड इंडियन। तो ये तो खोज है, तभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक बात और, एक बात समझ लें कि खोज या शोध में कोई जरूरी नहीं कि आप लक्ष्य को प्राप्त कर लें। लक्ष्य न प्राप्त करना भी खोज है। लक्ष्य प्राप्त कर लें ये भी है। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई चीज खोज रहा हूं और मेरी परिकल्पना थी कि इस जगह ये चीज होगी, तो मैं बड़ा प्रयास करके, जैसे मान लीजिए कि छत के मुंडेर पर मुझे लगा कि मैं कोई चीज फेंका हूं और जाके अटक गई। अब मैंने बहुत प्रयास करके, हमारे मस्तिष्क में परिकल्पना थी कि नीचे धरती पे कहीं मिल नहीं रही है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, तो कहीं ऊपर, सबसे ऊपर के छत के मुंडेर पर कोई चीज दिख रहा है, वो शायद फंस गई है। अब हम बहुत प्रयास करके मुंडेर पर किसी तरह से पहुंचे, लेकिन वो मुंडेर पे चीज नहीं मिली, तो क्या कहेंगे मैंने खोजा नहीं? मैंने खोजा, लेकिन वहां चीज नहीं मिली। इसलिए यह भी शोध होगा कि कोई चीज फेंकी जाए, नीचे नहीं मिल रही है, तो कोई जरूरी नहीं है कि मुंडेर पे मिल जाए। बात समझ में आई कि नहीं शिव नारायण? जी सर। हाँ, इसलिए यह भी खोज है। खोज नहीं है ऐसा नहीं है। इसलिए जो तुम खोज रहे हो, खोजो, नहीं मिलेगी तो बताना यहाँ नहीं है। यह भी निष्कर्ष उतने ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कोई किसी की जिज्ञासा? सर जैसे ये आपने कहा शोध जिज्ञासाओं का समाधान है। हेलो। हाँ, बोलो बोलो। सर जैसे कहा शोध जिज्ञासाओं का समाधान है, सर जैसे वास्को डी गामा जब मतलब भारत की खोज में निकला, मतलब रास्तों की खोज में, तो उसका सर पहली एक बात अतुल ये ध्यान में रखना, तुम्हारे माध्यम से मैं सबको कहना चाहता हूँ जी सर, कि हम लोग भाषा के विद्यार्थी हैं और मेरी कक्षा में शब्द का बड़ा ही सुचिंतित प्रयोग होना चाहिए। अभी जो तुमने वाक्य प्रयोग किया है, वाक्य मैंने प्रयोग नहीं किया। जी, तुमने अभी वाक्य क्या प्रयोग किया है? जिज्ञासाओं का समाधान। जी, जिज्ञासाओं का समाधान सब। ये क्या हुआ? हेलो, जी सर, आवाज आ रही सर? आ रही है। ये हमको लगता है कि हमारे आईपैड में दे दिया कि अब आपकी जगह खत्म। चलो ठीक है, तो ये अगली कक्षा में पूछना है। मैं आज यही बात खत्म करता हूँ। इसको जरूर बात रखना, ये